नमस्कार साथियों, आप सभी को पुनः ITI टेक्निकल स्किल सिवान में पुनः स्वागत है। और आज लेकर मैं आया हूं एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का व्यू। तो इसमें देखा जाएगा कि पुनः मैं फिर बताने के लिए कोशिश करूंगा कि आपको किसी प्रकार से डाउट ना हो कोई भी प्रोजेक्शन निकालने में। मैं उसी चीज़ को फोकस करूंगा कि आपको बार बार मैं उस तरह से बताऊं और आप उन चीज़ों को बिल्कुल सही प्रकार से समझ पाएँ। और इस कोई भी हमारे पास जटिल से जटिल आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चनों को आप इजी तरीके से आप उसका आंसर कर पाएँ। मैं इसी पॉइंट को लेकर हमेशा आगे बढ़ूंगा। और आज मैं लेकर आया हूं आपको सभी कि एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आपको जो है स्टेयर यानी है जो सीढ़ी की एक स्टेप होती है उसी को लेकर आया हूं कि एक आपका एक सीढ़ी का स्टेप बाय स्टेप होता है। हम एक चढ़ते हैं जैसे जीने पे चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी में का ये दो स्टेप लाया हूँ। ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप होगा, उसके आगे थर्ड स्टेप भी ऐसे ऐड करते हुए चला जाएगा। तो वो आप किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसी पे आज की चर्चा है, टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको मैं और सारी बातों के बताने के लिए मैं कोशिश करूं कि आप मेरे साथ प्रतिदिन मेरे चैनल पे जुड़े रहें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप लाइक करें और अपने फ्रेंडशिप ग्रुप में से शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्वेश्चन के समझने में और जो भी उनको डाउट्स है वो क्लियर करने में मदद कर पाए। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखें कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल लेंथ बताया गया है वो आपके एलिवेशन की लेंथ बोला जाता है। एलिवेशन का लेंथ कितना 60 है और साइड का विड्थ कितना है, तो वो हमारा 40 है। इस टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो क्या है, तो उस टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट बताया गया कि 20 और 20 अर्थात यानी कि आपको 40 mm दिया गया है। कितना 40 mm लिखा गया है, ये आपको यहाँ पे 40 mm कर दिया जाएगा। डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के जस्ट बाद आपने क्या किया कि इसमें एरो हेड बनाया। क्या किया आपने, एरो हेड बनाया और एरो हेड बनाकर इसमें आपने इसके वैल्यू को दे दिया। कितना वैल्यू दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 20 और 20 है, तो 20 + 20 होता है 40 mm। तो आप यहाँ पे 40 mm यदि लिख पाते हैं तो 40 mm लिखने के साथ साथ आपको एक डायमेंशन इसमें इरेज करना होगा, क्योंकि जो हमें डायमेंशनिंग के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो फुल लेंथ में से वन लेंथ को हमें हमेशा नहीं लिखना होता है, यानी कि आप 40 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 mm ऑटोमेटिक आपको आ जाता है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसके लेंथ के हम लोगों ने देखा ये ऑब्जेक्ट है। और इस बार मैंने कोशिश किया है कि इस ऑब्जेक्ट में आपको सभी हैचिंग लाइनों का प्रयोग करूं और शॉर्ट ब्रेक लाइनों का प्रयोग करूं कि आप उसे अलग अलग व्यू को पहचान कर पाए, यानी आइडेंटिफाई कर पाए। यानी कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये एलिवेशन व्यू है, आप ये देख रहे हैं कि आपके साइड व्यू है, ऊपर में देख रहे हैं प्लान व्यू है। अब ये एलिवेशन व्यू में आपने हैचिंग लाइन जो देखा है वो ब्लैक मार्कर का यूज किया गया है, वहीं आप साइड व्यू में देखेंगे तो ब्लू मार्कर का यूज किया गया है। वहीं ऊपर टॉप व्यू में देख पा रहे हैं हम लोग, तो टॉप व्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लाइनों का प्रयोग किया गया है, यानी कि छोटी कर्व लाइनों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपने तीनों व्यू को देखा और तीनों व्यू जो है आपको एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाला जाता है, वो है इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को अब आगे की तरफ हम थर्ड एंगल में लेंगे। तो सबसे पहले आप उससे और देखें कि यह चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के जो आउट एज होता है, आउट एज यानी बाहरी किनारे जो होते हैं, उन किनारों को प्रोजेक्शन प्लेन पे क्या किया जाता है, उन पॉइंट कर्नर पॉइंटों को एज को क्या किया जाता है प्रोजेक्शन प्लेन पे हमें मार्क कर लेना होता है। और मार्क करने के बाद प्रोजेक्शन प्लेन पे उन सभी पॉइंट्स को आपस में क्या किया जाता है, मिला लिया जाता है। आपस में मिलाने के जस्ट बाद आपकी जो फिगर शेप बनती है उस फिगर को बोला जाता है उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन। क्या कि इस ऑब्जेक्ट का ये प्रोजेक्शन है, परंतु कौन सा प्रोजेक्शन, तो इस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन प्रोजेक्शन, यानी कि फ्रंट बोला जाए या फिर एलिवेशन व्यू बोला जाए, तो एक ऑब्जेक्ट का एक प्रोजेक्शन होता है। उसी प्रकार से आपका साइड का होगा, उसी प्रकार से आपका प्लान व्यू का होगा। तो आप इसमें देख लें, मैं पिछली वीडियो में आपका कर्नर पॉइंट को काउंट किया था, इस वीडियो में भी मैं कर्नर पॉइंट को काउंट कर देता हूँ। 1 कर्नर पॉइंट हुआ, सेकेंड हुआ, 3rd कर्नर पॉइंट, 4 कर्नर पॉइंट, 5 कर्नर पॉइंट, 6 कर्नर पॉइंट। इन सभी 6 कर्नर पॉइंट को ये ग्रीन कलर से एक प्रोजेक्शन प्लेन बनाया गया है। इस ग्रीन कलर के प्रोजेक्शन प्लेन पे आप सभी को क्या करते हैं, उस
आउटलाइन के डायरेक्शन में क्या किया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है, आगे की तरफ बढ़ाया जाता है नीचे डायरेक्शन में। उसके लंबवत इस कर्नर पॉइंट से फर्स्ट वाले से इस प्रोजेक्शन प्लेन पर आपने डॉट पॉइंट कर लेंगे इस प्रकार से, सेकेंड वाले को भी कर लेंगे, ये सेकेंड कर्नर पॉइंट का है, थर्ड का इस प्रकार से है, और ये फोर्थ कर्नर पॉइंट है। ये इसी प्रकार से आप इस देख पा रहे हैं कि ये 6 है, और ये कर्नर पॉइंट जो लास्ट वाला है ये आपको हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस सभी 6 कर्नर पॉइंट को क्या किया मैंने, फिर क्या करेंगे सेट स्क्वायर। आपको क्या करना होगा, आपके पास सेट स्क्वायर अवेलेबल होगा, या जो हमें ड्राफ्ट इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, CTI भी कर रहे हैं, CITS कर रहे होंगे, उनके लिए भी है कि उनके जो होता है कि ये आपको ड्राफ्टिंग मशीन वहाँ पे मिलती है, ड्राइंग बोर्ड होता है, उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पास ITI के जो बच्चे हैं, ट्रेनिज हैं, उनके लिए सेट स्क्वायर अवेलेबल होता है। तो सेट स्क्वायर की मदद से हमें इंक्लाइन लाइनों को खींचना होता है, जो कि 30 डिग्री और 90 डिग्री पे होता है। तो बाबू देख लो कि ये 30 डिग्री पे एक लाइन खींची गई है, जो आपको पता है आइसोमेट्रिक बनाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इंक्लाइन लाइन खींची गई आपसे मिल रही है, और वो उसी तरह से ऊपर वाली इंक्लाइन लाइन मिलेगी, और ये यानी कि आप ध्यान देंगे जैसा यहाँ पे है दो पॉइंटों को मिलाने से ये बन रहा है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से ये फिगर बन रहा है, ये दोनों पॉइंटों को मिलाने से ये फिगर बन रहा है। उसी प्रकार से ये दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये बनेगा, और ये दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये इस किनारे को बनेगा, और नीचे में ये दोनों कर्नर को मिलाएंगे तो नीचे वाला बनता है। तो इस प्रकार से एक आपका व्यू बन जाता है जो एलिवेशन व्यू होता है। उसी प्रकार से आप साइड व्यू को भी लेंगे, तो साइड व्यू में देखा जाए इस प्रकार से आपने साइड व्यू को लिया है, यानी कि आप साइड व्यू में कर्नर को काउंट करेंगे तो टोटल आपके कर्नर पॉइंट आपको आते हैं, वो आप काउंट कर ले मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबू इसमें 8 कर्नर पॉइंट होता है, आप काउंट करके उसी से मिला लें कि देखो 1 कर्नर पॉइंट हुआ, सेकेंड कर्नर पॉइंट हुआ, वही थर्ड कर्नर पॉइंट हुआ, वहीं आप आओगे तो फोर्थ कर्नर पॉइंट हुआ, 5 कर्नर पॉइंट हुआ, और ये 6 कर्नर पॉइंट हुआ। तो 6 होता है यहाँ पे, और 8 मैंने वहां पे काउंट किया। तो ये देखो बाबू ये कर्नर पॉइंट जो है ना फोर्थ, और यहाँ पे 5 कर्नर पॉइंट, एक ही पॉइंट काउंट होता है। और यहाँ पे आपको जो थर्ड कर्नर पॉइंट है, और यहाँ पे जो है कि 6 कर्नर पॉइंट है, ये दोनों आपस में एक ही काउंट होता है, क्योंकि इनकी जो तल होती है एक समतल की जैसा दिखता है। तो आप फ्रंट को देखें और बैक को देखें, तो मैंने इस प्रकार से देखिए ये फ्रंट, ये इसमें बैक हो जाएगा और ये फ्रंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका फ्रंट है और इसका बैक का, तो दोनों एक ही हाइट है, इसलिए एक ही एज दिखेगा। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 होगा कर्नर पॉइंट, और 6 कर्नर पॉइंट को आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे आपने मार्किंग किया, और मार्किंग करने के बाद आप सभी कर्नर पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। मिलाते वक्त ध्यान रखिए, देखिए किस प्रकार से मैं मिला रहा हूँ, इन चीजों को आप कवर करेंगे। मैंने इस ड्राफ्टिंग मशीन पर 30 डिग्री का एंगल लिया, और 30 डिग्री पर ये देखिए आप सभी लाइनों को मिला लिया अपने इस प्रकार से। वहीं आपको वर्टिकल मिलाना होगा, तो आप देखिए वर्टिकल मिलाएंगे, लेकिन मिलाते वक्त यही ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सा मिला है। तो इन दोनों के साथ ये मिला है, यही हाइट पीछे चलते हैं तो ये दोनों आपस में मिला है, तो आपने इन दोनों के पास मिला है। फिर वही हाइट क्या हुआ कि किसके साथ मिला है, इनकी ओवरऑल 40 mm जो है, तो 20 + 20 40 mm के 2 पार्ट्स में होते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में बन गया। अब आते हैं प्लान व्यू के लिए। तो प्लान व्यू में आपके जो कर्नर पॉइंट्स है ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। आपने कर्नर पॉइंट 6 काउंट किया, इन 6 कर्नर पॉइंट को ऊपर एक्सटेंड करके ले जाया जाएगा, और ये एक्सटेंड करके वहां पहुंचेंगे जहां प्रोजेक्शन प्लेन होगा। आप देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं पीपी फॉर प्रोजेक्शन प्लेन। प्रोजेक्शन प्लेन पे हमें इन सभी कर्नर पॉइंटों को मार्क करना होगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये मार्क किया गया है सभी कर्नर पॉइंट को, और इस सभी कर्नर पॉइंटों को आपस में मिलाया गया है। आपस में मिलाने के बाद जो हमें फिगर बनता है, शेप बनता है, वो 2 शेप जो होता है रेक्टेंगुलर का बनता है, और 2 रेक्टेंगुलर शेप जो होता है आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 30 का है और ये भी 30 का होगा। यहाँ पे कितना है 60 mm है, और इसमें आपने देखा है कि शॉर्ट ब्रेक लाइनों का यूज मैंने किया, तो इसलिए आपको ये आसानी से समझ लेंगे कि कितने इसमें प्लान में, कितने साइड में, और कौन आपके एलिवेशन में है। इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार से आपको डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप किसी प्रकार के डाउट है तो उसे क्लियर करने की हमेशा कोशिश करें। मैं उसको क्लियर करने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहूंगा, और मैं हमेशा आपको बताने के लिए सजग रहूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और क्वाड्रेंट होता है
क्वाड्रेंट के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बार बार मैं बताया हूँ और पुनः भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी देखोगे क्वाड्रेंट होता है, जो क्वाड्रेंट मैं इस प्रकार से बनाता हूँ। अब इसके अंदर आपको इंक्लाइंड जो है आप बनाओगे मेरे साथ तो देख लोगे, थोड़ा सा समझ जाओगे बात को। मैं छोटा यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा क्वाड्रेंट, है ना। तो छोटे छोटे क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश करूँगा मैं, केवल आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो बन रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा और इसके बाद जो होगा सेकंड बनेगा। आप भी बनाने की कोशिश करेंगे तो बना पाएंगे, और ये थोड़ा सा बनाना कोई टफ नहीं होता है, आपको थोड़ा समझना होता है, तो आप बनाने की हमेशा कोशिश कीजिए और समझ भी जाएगा। तो इस प्रकार से तो आप देखिए कि यहाँ पे एक क्वाड्रेंट जो है बन रहा है। देखिए ये 4 क्वाड्रेंट बन चुका है आपको, और मैं एक बार आपको समझा दूं कि क्वाड्रेंट किस प्रकार से कौन सा है। तो इस क्वाड्रेंट में देखा जाए, सामने क्वाड्रेंट को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ जो होता है वो आपको होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होती है। ये जो मिलती है ना लाइन, ये दोनों जो मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वाई और एक्स। एक वीपी प्लेन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक एचपी प्लेन है। तो एक वीपी और एक एचपी प्लेन के मिलने के बीच जो लाइनें जनरेट होती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, एक वाई रेफर। उसी प्रकार से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो आप देखोगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्लेन जनरेट करना होगा। ये प्लेन आपको यहाँ पर देखिएगा, ये प्लेन जनरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये प्लेन आपका आएगा जो कि एबीपी के नाम से जाना जाता है, वो प्लेन जनरेट हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये जो सामने से दिख रहा है क्या है, ये प्लेन इधर से वो देखने से क्या होता है एबीपी, यानी एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन, या इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड वर्टिकल प्लेन, और उधर से देखा जाता है तो राइट हैंड वर्टिकल प्लेन बोला जाता है। तो अलग अलग चीजें हैं। तो आप इसमें देख लो, अब ये जो प्लेन है ना ऊपर से, ये एचपी है, क्या है एचपी प्लेन है, एचपी प्लेन है। और ये नीचे में दिख रहा है ना ये वाला, तो इसको बोला जाता है वीपी प्लेन। अब ये जो प्लेन होता है इसको बता दे एबीपी। तो वीपी एचपी एबीपी, उसी को आप समझिए यहाँ पे कि ये जो प्लेन दिखाया गया है, यहाँ पे जो प्लेन है इसको बोला जाता है वीपी। क्या बोला जाता है वीपी। ऊपर में जो प्लेन दिख रहा है इस प्लेन का नाम दिया जाता है एचपी, और ये जो प्लेन दिख रहा है यहाँ पे इसको बोला जाता है एबीपी प्लेन। क्या बोला जाता है बाबू, एबीपी प्लेन, एबीपी प्लेन, एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन। तो पूछा जाता है कि थर्ड एंगल में जो होता है, जो व्यू बनाया जाता है एलिवेशन व्यू, वो किस प्लेन पे बनता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वीपी पे। प्लान व्यू किस पे बनता है, तो आपको एचपी पे। और साइड व्यू किससे बनता है, तो लेफ्ट हैंड वर्टिकल प्लेन पे या राइट हैंड वर्टिकल प्लेन पे बनता है, यानी कि आपको एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन पे बनता है। तो इस प्रकार से ये सभी चीजें थी, मैंने क्लियर करा लिया। जस्ट इसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि 4 प्लेन बनाइएगा, जिसको ये चारों प्लेन होंगे, इन 3 होगा ये प्लेन, एक प्लेन, और अब उसके साथ में सहयोगी बनाना होगा जिसकी हम जांच करेंगे कि सही बनाए या गलत। वो होता है इस ब्लॉक, इस प्लेन को नाम दे देते हैं क्या कि ब्लॉक। बाबू ये ब्लॉक होता है, यानी कि आपको 3 ब्लॉक होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी आपके एक एलिवेशन के, एक साइड के, एक प्लान के। तो आप ये तीनों ब्लॉक हो जाएंगे। इनको जब ओपन करेंगे लास्ट में आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि वीपी और एचपी प्लेन बनाया मैंने, और इनको आपको फिर मैंने समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो होता है एचपी हमेशा 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, रोटेट करता है। देखिए क्या होता है, 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होता है, यानी ओपन होता है, खुलता है। तो जब ये खुलेगा तो एचपी ऊपर जाता है, बीपी नीचे आता है, और ये जो होता है साइड में आता है एबीपी, जो उसको बोला जाता है आपको एंटी क्लॉकवाइज, है ना। आपने घड़ी की दिशा को देखा होगा, इस घड़ी की दिशा क्या होता है, इस प्रकार से होता है, यानी कि डायरेक्शन आपका हमेशा इस प्रकार से जाता है। और वही होता है कि एंटी क्लॉकवाइज में आप ये देख रहे होंगे इस प्रकार से क्या होता है एंटी क्लॉक, यानी कि ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉक का आ रहा है, ये जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में खुलेगा तो यहाँ साइड आएगा।
तो इन बातों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझे भी होंगे। नेक्स्ट को आपको देखेंगे कि आप ये क्वाड्रेंट के अंदर ये ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट को मैंने बाहर निकाल लिया। जब इस प्लेन से बाहर निकालेंगे तो आपको ये VP, AVP, HP और इसके अंदर इस लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बना लेना होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 60 mm है तो 60 mm का ये होगा, 40 mm इसका हाइट है तो 40 mm होगा और ये 20 और 20 का हाइट है तो 20 का 2 हो जाएगा, 30 का ये है और 30 का ये है। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये 60 mm, 20 mm, 30 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm ओवरऑल मैं आपको समझा दिया। वहीं आप साइड में आएंगे, साइड को देखेंगे, इस साइड का जो है विड्थ कितना है बाबू 40 mm, ओवरऑल हाइट कितना है 40 mm। तो आप आओगे कि मेरे साथ कि 40 mm में साइड का है 40 mm और हाइट ओवरऑल 40 mm है तो 40 mm में 2 पार्ट्स कर देना है 20 और 20। तो आप इजी प्रकार से आप क्या करो, डिवाइडर ले लो, डिवाइडर से आप 40 mm मेजर कर लो, फिर यहाँ पे 20 mm मार्क कर दो, फिर ऊपर में आपने टोटल ओवरऑल जो माप लिया है 40 mm वो ले लो और बीच में एक लाइन खींच दो जो 20 पे आती है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। और वो आप देखो कि ये तीनों प्लेनों को आपस में जोड़ने के बाद आपकी पूरी सामने हो रही है कि 20 पे है तो ये 20 पे मिल गया, ये ऊपर वाले 20 पे तो 20 पे मिल गया और ये जो 30 का है तो ऊपर वाले 30 होना चाहिए और ये ऊपर का 30 है तो ये 30 होना चाहिए, यानी कि इसके सामने टू सामने मिलना चाहिए। जब ये कर्नर टू कर्नर मिलता है तो इस प्रकार से सभी आपके क्लियर होता है। और इसमें कोई आपका वर्टिकल लाइन नहीं है कि इसमें वर्टिकल लाइन जाए और न इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस प्रकार से ये आपके हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है और वर्टिकल लाइन यहाँ पे है तो इसमें कोई लाइन नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो बनाया गया वो सही है। और इसके डायमेंशन को आपको लिखना होगा हमेशा, जो आपने देख रहे हैं कि ये आउटलाइन से हमें कितना रखना होगा, हमेशा ये 6 mm से 12 mm के बीच की दूरी रखा जाता है, यानी मैक्सिमम आपको 12 mm, मिनिमम आपको 6 mm और इन्हीं के मध्य आपको रखना होता है। ध्यान रखना होता है कि आउट लाइन और डायमेंशन लाइन के बीच में हमेशा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है टच नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से आपको 3 लिखना होगा, यानी कि वेट्स लिखना होगा, लेंथ लिखना होगा एलिवेशन का और हाइट लिखना होगा और जो छोटे जो डायमेंशन होते हैं उसके अंदर लिखना होता है। 20 मैंने या 30 लिख दिया। तो इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट हो गए। उसके बाद लास्ट में आपको लिख देना होता है कि एलिवेशन व्यू है, साइड व्यू है, प्लान व्यू है और ऑल डायमेंशन आर इन mm है। इनके जो माप दिया गया उसे mm में दिया गया है और इसके बीच में कहीं आप mm वगैरह सेंटीमीटर कोई यूनिट मत लिखिएगा। और लास्ट में आपको इसका सिंबल बनाइएगा थर्ड एंगल का, यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल होगा। तो ये चीज़ आपको बार बार बनाना होगा। और एक आपने देखा होगा कि ड्राइंग के अंदर टाइटल बॉक्स की चर्चा होती है कि टाइटल बॉक्स बनाना होता है और टाइटल बॉक्स के अंदर ही ये आपको सिंबल बनाना होता है। उसके बाद इसके स्केल को भी लिखा जाता है, यानी कि स्केल रेशियो जो होता है आपने देखा होगा कि जो इसे लिखा जाता है रेशियो है ना। और ये किसका रेशियो, स्केल का रेशियो। तो अभी जब भी यहाँ पे जो बनाया गया है ये और ये, तो दोनों का जो रेशियो है 1:1, अर्थात ये क्या है कि फुल स्केल में बनाया क्या गया है, फुल स्केल में बनाया गया है ना। तो जब भी फुल स्केल में बनाया जाता है तो 1:1 और हाफ रेशियो में रिड्यूसिंग स्केल में बनाया जाता है तो 1:2 और आपको बनाया जाता है इनलार्जिंग स्केल में तो वहां पर रेशियो लिखा जाता है 2:1। बाबू आरती बात को समझ जाओ कि रिड्यूसिंग स्केल यानी कि आधा माप करके बनाया जाता है। जहाँ पे 60 mm दिया गया है तो आपको 30 लेना होगा, ओवरऑल 30 और यहाँ पर 15 और 15 लेना होता है, यानी कि सभी माप को एक साथ घटाया जाता है। यहाँ पे आपको 40 है तो ये 20 हो जाता है, ये आपको 20 है तो ये 10 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ 30 है तो आपको 15 mm हो जाता है और यहाँ पे 40 है तो 20 mm हो जाता है इन रिड्यूसिंग स्केल में। और इन लार्ज स्केल के अंतर्गत मैं बता दूं कि ये जो माप आपको 60 mm लिखा गया है वो माप आपका ओवरऑल हो जाता है 120 mm, यानी 120 mm हो जाता है, ये 80 mm हो जाता है, ये 40 mm, ये 60 mm, 80 mm हो जाता है। तो जो माप दिया गया है ना, ये माप को दुगना करके बनाया जाता है 1:2 में और माप के आधा जो बनाया जाता है 1:2 में और जितना माप दिया गया तो उसी माप में बनाया जाता है तो 1:1 में। तो आप इसको लिखा जाता है रिड्यूसिंग स्केल और इसको लिखा जाता है इनलार्जिंग स्केल। बाबू ये 3 रेशियो होता है, ये रेशियो का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो आप में आगे चल के इन सब चीजों की चर्चा करना होगा, समझना होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। कोई डाउट होगा तो फिर भी आप मेरे साथ कमेंट कीजिएगा
और आप मेरे साथ इस चीज़ों को सीखिएगा। तब तक के लिए फिर आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।